क्या एक शहर जो कभी वाइब्रेंट और अलाइव था, गुजरात के कोस्ट से ओशन वेव्स के नीचे सच में सोया हुआ है? हजारों सालों से द्वारका की कहानी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गूंज रही है। एक ऐसी शानदार सिटी की कहानी जिसे एक गॉड ने बनाया था, एक गॉड ने रूल किया था और आखिर में उसी सी ने उसे निगल लिया जिससे वह पैदा हुआ था। क्या यह नैरेटिव सिर्फ ग्रैंड मिथोलॉजी का एक प्रोडक्ट है, पावर और सिविलाइजेशन की ट्रांजिएंट नेचर के लिए एक पावरफुल मेटाफोर, या यह ह्यूमन हिस्ट्री के एक भूले हुए चैप्टर की तरफ इशारा करता है, एक रियल मेट्रोपोलिस जो अब अरेबियन सी की साइलेंट डार्क डेप्थ्स में आराम कर रहा है? यह सवाल इंडिया के सबसे प्रोफाउंड मिस्ट्रीज में से एक के दिल में है, एक ऐसा पजल जहां फेथ, फोल्कलोर और साइंटिफिक इंक्वायरी के धागे एक साथ इंट्रिकेट तरीके से बुने हुए हैं, हर एक अल्टीमेट ट्रूथ का एक टुकड़ा रखने का दावा कर रहा है। द्वारका के विजन से इमेजिनेशन आसानी से कैप्चर हो जाती है। पुरानिक टेक्स्ट्स इसे सिर्फ एक शहर के रूप में डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस जेम्स के एक डिवाइन स्पेक्टिकल के रूप में करते हैं। इसकी स्ट्रीट्स को मेटिकुलसली प्लान्ड बताया गया है। इसके पैलेसेस टावरिंग और ऑपुलेंट थे और इसके पोर्ट्स डिस्टेंट लैंड से ट्रेड के साथ बस्टलिंग थे। यह एक सैंक्चुअरी था, एक फोर्ट्रेस जिसे लॉर्ड कृष्णा ने अपने लोगों यादवस को अपने नेमिसिस मागधा के जारासंधा के रिलेंटलेस अटैक्स से बचाने के लिए बनाया था। एक पूरी कम्युनिटी को मूव करने और एक नई इम्पेनेट्रेबल कैपिटल स्थापित करने का यह एक्ट लीडरशिप और डिवाइन इंटरवेंशन की एक पावरफुल स्टोरी है। फिर भी मॉडर्न माइंड के लिए एक एलिगोरिकल टेल और एक हिस्टोरिकल अकाउंट के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जो एविडेंस की एक डीपर, मोर क्रिटिकल एग्जामिनेशन को प्रॉम्प्ट करती है। इसलिए द्वारका की खोज सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन से कहीं ज्यादा है। यह आइडेंटिटी की तलाश और कल्चरल मेमोरी का वैलिडेशन है। अगर ऐसा कोई शहर मौजूद था, तो यह एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रैडिकल तरीके से बदल देगा, अर्बन सिविलाइजेशन की टाइमलाइंस को हजारों सालों पीछे धकेल देगा। इसका मतलब यह होगा कि एपिक टेल्स, जिन्हें अक्सर मिथ के दायरे में रेलेगेट किया जाता है, एक टैंजिबल, वेरिफाइबल रियलिटी में एंकर्ड है। काउंटलेस जनरेशंस में स्टोरी का परसिस्टेंस, इससे जुड़ा स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और इसके क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस सभी यह सवाल पूछते हैं, क्या इतने डिटेल और एंड्योरेंस वाली स्टोरी प्योर फिक्शन हो सकती है, या यह एक मेमोरी है, टाइम से डिस्टॉर्टेड, एक जेन्युइन हिस्टोरिकल इवेंट की? यह डुअलिटी द्वारका के आसपास के पूरे डिस्कोर्स को डिफाइन करती है। एक तरफ हमारे पास लाखों लोग हैं जिनके लिए शहर का अस्तित्व फेथ का एक आर्टिकल है, स्क्रिप्चर्स और ओरल ट्रेडिशंस के माध्यम से एक सेक्रेड ट्रूथ। उनके लिए द्वारका उतना ही रियल है जितना कि वह जमीन जिस पर वे खड़े हैं, उसका सबमर्जेंस एक डिवाइन एक्ट है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी और जो पूरा हुआ। दूसरी तरफ साइंटिफिक कम्युनिटी खड़ी है जो एम्पिरिकल प्रूफ की मांग कर रही है, स्ट्रक्चर्स जिन्हें मैप किया जा सके, आर्टिफैक्ट्स जिन्हें डेट किया जा सके और जियोलॉजिकल डेटा जो सबमर्जेंस को एक्सप्लेन कर सके। इन दो पर्सपेक्टिव्स, मैथोलॉजिकल और मटेरियल, के बीच का टेंशन ही द्वारका की कहानी को इतना कंपेलिंग बनाता है, एक मिस्ट्री जो हर नई डिस्कवरी और हर नई डिबेट के साथ अनफोल्ड होता रहता है। द्वारका के निर्माण की कहानी, जैसा कि महाभारत और भागवत पुराण जैसे स्क्रिप्चर्सों में वर्णित है, डिवाइन विल और सेलेस्टियल इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। कहानी कृष्ण के मथुरा से स्ट्रेटेजिक रिट्रीट से शुरू होती है। अपने टायरेनिकल अंकल कंस को हराने के बाद कृष्ण ने अपने राज्य और अपने लोगों यादवों को मगध के शक्तिशाली राजा और कंस के ससुर जरासंध के निरंतर हमलों के तहत पाया। अपने लोगों को परपीचुअल वॉरफेयर के रैवेजेस से बचाने के लिए कृष्ण ने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया, एक ऐसा फॉर्मिडेबल फोर्ट्रेस सिटी जिसे कोई दुश्मन उसकी दीवारों को कुड नॉट पेनिट्रेट। उन्होंने अपने लोगों को पश्चिम की ओर, सौराष्ट्र के कोस्ट की ओर ले गए, एक ऐसी जगह जहां एक न्यू डेस्टिनी कुड बी फॉर्ज्ड। कोस्ट पर पहुंचने पर कृष्ण ने समुद्रा देवा, समुद्र के देवता का इन्वोक्ड। उन्होंने शहर बनाने के लिए एक टुकड़ा आस्क्ड फॉर लैंड। कृष्ण की विनती से प्रसन्न होकर
समुद्र देवता ने शालीनता से पीछे हट गए। 12 योजानास, अप्रॉक्सीमेटली 96 स्क्वायर माइल्स, उपजाऊ भूमि का रिवील्ड। समुद्र का एक डिवाइन पर्पस के लिए अलग होना एक पावरफुल मोटिव है जो एक सैंक्चुअरी बनाने के लिए सेलेस्टियल फोर्सेस के बीच कोलैबोरेशन का सिंबलाइजेस। जमीन सुरक्षित होने के बाद निर्माण का मॉन्यूमेंटल कार्य began। इसके लिए कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया जो डिवाइन आर्किटेक्ट और देवताओं के शिल्पकार थे, मास्टर बिल्डर जिन्होंने स्वर्ग को स्वयं हैड डिजाइन्ड। मंच एक ऐसे शहर के निर्माण के लिए तैयार था जैसा पृथ्वी पर हैड नेवर बीन सीन बिफोर। विश्वकर्मा ने कृष्ण के विजन का पालन करते हुए एक ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और परफेक्ट जियोमेट्री का शहर बनाया। द्वारका को एक ग्रिड पर डिजाइन किया गया था जिसमें वाइड रॉयल रोड्स, कमर्शियल एवेन्यूज और पब्लिक स्क्वायर्स थे। इसे ऊंची दीवारों और गेटवेज से किलेबंद किया गया था जिससे यह एक इम्प्रेग्नेबल बैस्टियन बन गया। धर्म ग्रंथ 9 लाख से अधिक महलों की बात करते हैं जो ऑर्डिनरी स्टोन से नहीं बल्कि शिमरिंग गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस ज्यूल्स से स्टडेड। शहर में लश गार्डन्स, सीरीन लेक्स और पब्लिक असेंबली हॉल्स थे। यह अर्बन प्लानिंग का एक मार्वल था। वाटर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ एक सेल्फ सस्टेनिंग मेट्रोपोलिस, एक गोल्डन सिटी जो सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एज पर सीम्ड टू फ्लोट। द्वारका के निर्माण का यह लेजेंडरी अकाउंट सिंबलिक मीनिंग से फुल ऑफ। यह सिर्फ एक शहर के निर्माण की कहानी नहीं है बल्कि कृष्ण के डिवाइन रूल के तहत एक नई सोशल ऑर्डर की स्थापना की कहानी है। शहर प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी और धर्म, राइचस ऑर्डर का रिप्रेजेंट्स। यह एक ऐसी जगह थी जहां आर्ट, कल्चर और कॉमर्स फले फूले बाहरी दुनिया के केओस से सेफ। इसके मिराक्युलस कंस्ट्रक्शन की कहानी इसकी स्थिति को सिर्फ एक सेटलमेंट से पृथ्वी पर एक डिवाइन रेल्म तक एलिवेट करने का काम करती है। कृष्ण की अपनी ग्लोरी का एक रिफ्लेक्शन। चाहे इसे लिटरल ट्रूथ के रूप में देखा जाए या एक ग्रैंड एलिगोरी के रूप में, द्वारका के निर्माण की कहानी एक आइडियल सिटी, समुद्र से पैदा हुई एक यूटोपिया की तस्वीर खींचती है। जिस तरह इसका निर्माण डिवाइन था उसी तरह द्वारका का विनाश भी पावरफुल कर्सेस की एक श्रृंखला से तय हो गया था जो ह्यूमन फॉली को कॉस्मिक डेस्टिनी के साथ कंबाइंस। पहला और सबसे सिग्निफिकेंट कर्स गांधारी ने दिया था जो हारे हुए कौरवों की मां थी। डिस्ट्रक्शनकारी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब वह अपने 100 बेटों के शवों से भरे युद्ध के मैदान से गुजरी तो उसका दिल टर्न्ड टू स्टोन विथ ग्रीफ। कृष्ण को देखकर जिन्हें वह युद्ध ऑर्केस्ट्रेट करने और विनाश की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार मानती थी, उसने दुख और क्रोध का एक टॉरेंट अनलीश्ड किया। उसने उसे शाप दिया, भविष्यवाणी की कि जिस तरह उसके क्लैन कुरुवंश का विनाश हुआ उसी तरह उसका क्लैन यादवों का भी उस दिन से 36 साल बाद फ्रैट्रिसाइडल कॉन्फ्लिक्ट से वुड बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा कर्स एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट की जगह से आया जिसे यादवों ने स्वयं सोा। जैसे जैसे द्वारका में प्रॉस्पेरिटी और पावर बढ़ी, यादवों की युवा पीढ़ी तेजी से इंसोलेंट और डेकेडेंट हो गई। एक कुख्यात घटना में युवा यादव राजकुमारों के एक समूह ने, जिसमें कृष्ण के अपने बेटे सांबा भी शामिल थे, रिवियर्ड सेजेस के एक समूह पर एक क्रूल प्रैंक खेलने का फैसला किया जिसमें विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद भी शामिल थे जो वर विजिटिंग द सिटी। उन्होंने सांबा को एक गर्भवती महिला के रूप में डिस्गाइज्ड किया और मॉकिंगली सेजेस से जेंडर ऑफ द चाइल्ड की भविष्यवाणी करने के लिए कहा। उनकी इम्पर्टिनेंस से क्रोधित होकर सेजेस ने उन्हें शाप दिया, यह घोषणा करते हुए कि मीडिया ग्रुप एंग्री सेजेस pronouncing a curse, solemn ritual as sages raise their hands in warning stock distribute is equally। सांबा एक बच्चे को नहीं बल्कि एक लोहे के लंप, एक मेस को जन्म देगा जो पूरे यादव क्लैन के विनाश का साधन वुड बिकम। ये भविष्यवाणियां ठीक वैसे ही सामने आने लगी जैसा कि एज टोल्ड। सेजेस के कर्स से भयभीत होकर यादवों ने आयरन क्लब को एक फाइन पाउडर में पीस लिया और उसे थ्रू इनटू द सी। हालांकि लोहे की धूल तट पर बह गई और प्रभास तीर्थ के पास तट पर एक पिक्यूलियर टाइप की रेजर शार्प ग्रास में ग्रू इनटू।
जैसे जैसे महान युद्ध के बाद 36वां साल करीब आया, ओमेन्स ऑफ डूम अनडिनाइबल हो गए। यादवों ने कृष्ण की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एक फेस्टिवल के लिए प्रभास तीर्थ की ट्रैवल्ड। वहां उन्होंने एक्सेसिव ड्रिंकिंग और रेवलरी में इंडल्ज्ड। ओल्ड राइवलरीज और ड्रंकन आर्ग्यूमेंट्स जल्द ही एक वायलेंट केओटिक ब्रॉल में बदल गए, और यादवों ने, उनके सेंसेस वाइन और डेस्टिनी से क्लाउडेड थे, बिगैन टू किल ईच अदर। अपनी फ्रेंजी में उन्होंने शार्प एज्ड ग्रास को उखाड़ दिया जो कर्स्ड आयरन पाउडर से उगी थी, ब्लेड्स का उपयोग करके अपने ही किन्समैन का वध करने के लिए डेडली वेपन्स के रूप में। भविष्यवाणी सबसे ब्रूटल फैशन में पूरी हुई, क्योंकि पूरे यादव क्लैन ने एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिविल वॉर में खुद को अनाहिलेटेड। इस ट्रैजिक इवेंट के बाद और अपने अर्थली मिशन के पूरा होने के साथ कृष्ण एक जंगल में चले गए, जहां उन्हें गलती से जरा नाम के एक हंटर ने गोली मार दी। इस प्रकार मॉर्टल वर्ल्ड से डिपार्टेड। अपने लॉर्ड और अपने लोगों के चले जाने के साथ द्वारका पर डिवाइन प्रोटेक्शन वाज रिमूव्ड। समुद्र देवता समुद्रा देवा ने उस जमीन को वापस ले लिया जो उन्होंने एक बार दी थी, और मैग्निफिसेंट गोल्डन सिटी धीरे धीरे इनएक्सॉरेबली अरेबियन सी के बढ़ते पानी से निगल लिया गया। आंखों से ओझल हो गया, लेकिन बट नॉट फ्रॉम मेमोरी। सदियों तक एक जलमग्न शहर की कहानी शास्त्र के पन्नों और कवियों की छंदों तक ही रिमेन्ड लिमिटेड, लेकिन 20वीं सदी के अंत में यह कथा मिथ से संभावित इतिहास की ओर अपनी धीमी और सतर्क यात्रा बिगैन। इस चेंज का इम्पिटस प्रसिद्ध इंडियाई आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव से आया। स्थानीय किंवदंतियों और विस्तृत शास्त्र के वृत्तांतों से इंट्रीग्ड होकर डॉक्टर राव, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ थे, ने आधुनिक द्वारका के तट और पास के बेट द्वारका आइलैंड के पानी की जांच करने का डिसाइडेड। 1983 में शुरू होकर उनकी टीम ने पायोनियरिंग अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने एक राष्ट्र की कल्पना को कैप्टिवेटेड। चुनौतियां वर मैनी। भारत में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी एक नया क्षेत्र था, और अरेबियन सी का अशांत पानी अन्वेषण को मुश्किल और खतरनाक मेड इट। फिर भी टीम ने दृढ़ता से काम किया, मेटिकुलस सोनार सर्वेस किए और डाइवर्स को मर्की डेप्थ्स में सेंट। जो वे अनकवर करने लगे वह एस्टॉनिशिंग था। सीबेड पर सेडिमेंट की परतों के नीचे दबे हुए प्राचीन बस्ती के अवशेष अपीयर्ड। डाइवर्स ने लार्ज ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक्स को डिस्टिंक्ट पैटर्न्स में व्यवस्थित पाया, जो दीवारों और स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशंस का सजेस्टिंग। ये रैंडम नेचुरल फॉर्मेशंस नहीं थे, उन पर ह्यूमन क्राफ्ट्समैनशिप के स्पष्ट निशान थे। हर डाइव के साथ डिस्कवरीज और मोर कंपेलिंग बिकेम। डॉक्टर राव की टीम ने उन स्ट्रक्चर्स की पहचान की जिन्हें उन्होंने एक फोर्टिफाइड पोर्ट सिटी के रिमेन्सों के रूप में इंटरप्रेटेड। उन्होंने लॉन्ग लिनियर स्ट्रक्चर्स को मैप किया जो रैम्पार्ट्स और बैस्टियंस की तरह दिखते थे, और लार्ज 3-होल्ड स्टोन एंकर्स पाए जो एंशिएंट मैरिनर्स द्वारा भूमध्य सागरीय और अरब रीजनों में वर यूज्ड। ये एंकर्स दूर के अतीत में महत्वपूर्ण सीआई गतिविधि का फिजिकल प्रूफ थे। उन्होंने पेव्ड पाथवेज, बिल्डिंग फाउंडेशंस और पिलर्स भी अनकवर किए। सभी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड सेटलमेंट की ओर इशारा करते थे जो वाज लॉस्ट टू द सी। जलमग्न रूइंसों का लेआउट द्वारका के किलेबंद डिजाइन के प्यूरानिक डिस्क्रिप्शंस के साथ सीम्ड टू अलाइन इन अ रिमार्केबल वे। लार्ज स्ट्रक्चर्स के अलावा सीबेड से स्मॉल आर्टिफैक्ट्स का एक ट्रोव वाज रिकवर्ड। इनमें पॉटरी शार्ड्स शामिल थे जो अपनी लस्ट्रस रेड पॉलिश, बीड्स और स्कल्पचर्स के फ्रैगमेंट्स के लिए वर डिस्टिंक्टिव। ईच आर्टिफैक्ट उन लोगों से एक टैंजिबल लिंक था जो कभी इस अंडरवाटर वर्ल्ड में लिव्ड। डॉक्टर राव के निष्कर्षों को, जो बड़े विश्वास के साथ प्रकाशित और प्रस्तुत किए गए थे, ने एकेडमिक और पब्लिक स्फीयर्स में सेंट रिपल्स। उन्होंने आत्मविश्वास से घोषणा की कि उनकी टीम ने लेजेंडरी लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका को पाया था, जो महाभारत में वर्णित होने के ठीक वैसे ही वह सबमर्ज्ड। उनके काम ने एंशिएंट एपिक का समर्थन करने के लिए पहली बार फिजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रदान किया। द्वारका की खोज को एक फैंसीफुल ड्रीम से एक सीरियस साइंटिफिक एंडेवर में ट्रांसफॉर्म्ड।
जहां डॉक्टर S.R. राव की डिस्कवरियों ने पब्लिक एक्साइटमेंट को जगाया, वहीं उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय के भीतर एक फियर्स डिबेट को भी जन्म दिया, जिसका मुख्य केंद्र रुइंसों की उम्र पर था। डॉक्टर राव के शुरुआती अनुमान, जो पॉटरी स्टाइल्स और अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित थे, सिटीज टाइमलाइन को अराउंड 1500 BCE के आसपास रखते थे, जो इसे लेट हरप्पन सिविलाइजेशन के समकालीन बनाता और महाभारत युद्ध के लिए पारंपरिक कालक्रमों के साथ अलाइंड। हालांकि यह एक बहुत बड़े और अधिक जटिल विवाद की शुरुआत थी। 2001 में एक अलग संस्थान द्वारा एक बाद की और भी इवन मोर स्टार्टलिंग खोज ने उन सभी चीजों को चुनौती दी जो आर्कियोलॉजिस्ट्सों को सब कॉन्टिनेंट के प्राचीन अतीत के बारे में पता थी। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की एक टीम ने कैम्बे की खाड़ी का एक रूटीन सर्वे करते हुए डॉक्टर राव के स्थल से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में एक एक्सीडेंटल फाइंड की। एडवांस्ड साइड स्कैन सोनर का उपयोग करते हुए उन्होंने सतह से लगभग 120 फीट नीचे विशाल जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स का पता लगाया। यह जलमग्न परिसर बहुत बड़ा था, जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। सब्सिक्वेंट ड्रेजिंग ऑफ द साइट से कई आर्टिफैक्ट्स सामने आए, जिनमें पॉटरी, बीड्स, मानव हड्डियां और दांत, और सबसे महत्वपूर्ण बात, फॉसिलाइज्ड वुड का एक टुकड़ा शामिल था। लकड़ी के इस टुकड़े को रेडियोकार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड है। कार्बन डेटिंग के परिणाम रेवोल्यूशनरी थे। लकड़ी की उम्र लगभग 400-500 साल बताई गई, जो अप्रोक्सीमेटली 7500 BCE है। यह तारीख स्टैगरिंग थी। यदि वुड आर्टिफैक्ट वास्तव में अंडर वाटर सिटी से जुड़ा हुआ था, तो इसका मतलब होगा कि भारत में मेसोपोटामिया और इजिप्ट की महान सभ्यताओं से हजारों साल पहले और इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूरे 5000 साल पहले एक स्प्रॉलिंग अर्बन सिविलाइजेशन मौजूद थी। यह दावा यदि साबित हो जाए तो न केवल इंडियाई इतिहास को फिर से लिखेगा, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को भी मानव अर्बनिज्म के डॉन का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन करने के लिए वुड फोर्स खोज तुरंत तीव्र बहस का एक फ्लैश पॉइंट बन गई। प्राथमिक वैज्ञानिक विवाद इस 900 साल पुरानी तारीख के इर्द गिर्द घूमता है। कई भूषणसी और पुरातत्वविद स्केप्टिकल हैं, यह तर्क देते हुए कि कैम्बे की खाड़ी स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स और साइज्मिक एक्टिविटी का एक क्षेत्र है। वे सुझाव देते हैं कि दिनांकित लकड़ी का टुकड़ा एक प्राचीन नदी के तल से इस क्षेत्र में बह गया हो सकता है और सोनार द्वारा पाए गए जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स से इसका कोई सीधा संबंध माइट नॉट हैव। वे तर्क करते हैं कि एक पूरे जलमग्न शहर परिसर को दिनांकित करने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा अपर्याप्त साक्ष्य है। इसके अलावा कुछ आलोचक सुझाव देते हैं कि स्ट्रक्चर्स स्वयं प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हो सकती हैं, जो सहस्राब्दियों से शक्तिशाली धाराओं द्वारा आकारित हुई हैं, न कि मैन मेड रूइंस। बहस अनसुलझी बनी हुई है। समर्थक डेटिंग को एंटीडिलुवियन सिविलाइजेशन के सबूत के रूप में उद्धृत करते हैं और स्केप्टिकल अधिक व्यापक और कॉन्टेक्सचुअली सिक्योर एविडेंस की डिमांड। द्वारका का रहस्य आज भी उस फैसिनेटिंग और अक्सर कंटेंशियस जगह पर मौजूद है, जहां फेथ, एंशिएंट टेक्स्ट्स और मॉडर्न साइंस एक दूसरे को काटते हैं। मिलियंस ऑफ डिवाउट फॉलोअर्स के लिए पुरातात्विक डिस्कवरियां उनकी डिस्प्यूटेड डेट्स की परवाह किए बिना उनके सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की एक पावरफुल एफर्मेशन है। गुजरात के तट पर किसी भी जलमग्न संरचनाओं की खोज को फिजिकल प्रूफ के रूप में देखा जाता है कि महाभारत सिर्फ एक मिथ नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। पत्थर की दीवारें, एंकर्स और प्लान्ड लेआउट को कृष्णास गोल्डन सिटी के टेंजिबल रिमेन्स के रूप में व्याख्या किया जाता है। इस दृष्टिकोण में विज्ञान कुछ नया खोज नहीं रहा है, बल्कि बस एक ऐसे सत्य को पकड़ रहा है जो हजारों सालों से ज्ञात और पूजनीय रहा है। हालांकि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक समुदाय गहरे रूप से विभाजित हैं। इस बात पर कोई आम सहमति नहीं है कि डॉक्टर राव या नियोटी टीम द्वारा डिस्कवरी गए खंडहर निश्चित रूप से महाभारत के द्वारका हैं। पुरातत्वविद एक स्मोकिंग गन की डिमांड, शहर के नाम के साथ एक इंस्क्रिप्शन, कृष्ण से सीधे जुड़ा एक आर्टिफैक्ट या रुइंसों और एपिक की टाइमलाइन के बीच एक स्पष्ट
अनब्रोकन क्रोनोलॉजिकल लिंक। वे बताते हैं कि कोस्टल सबमर्जेंस एक कॉमन जियोलॉजिकल फिनोमिनन है और मेनी एंशिएंट पोर्ट सिटीज अराउंड द वर्ल्ड समुद्र में खो गए हैं। खंडहर गुजरात तट के समृद्ध व्यापार मार्गों के साथ पनपने वाली किसी भी प्राचीन सीई संस्कृति से संबंधित हो सकते हैं। राय का यह विचलन सेंसेशनल क्लेम से और जटिल हो जाता है, जो कभी-कभी पब्लिक डिस्कोर्स में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, यह दावा कि द्वारका 900,000 साल पुराना है, मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी या एनी रिलायबल साइंटिफिक डेटिंग मेथड में कोई समर्थन नहीं पाता है। ऐसे दावे, जो अक्सर सोशल मीडिया और गैर शैक्षणिक स्टेजों पर घूमते रहते हैं, वैध वैज्ञानिक जांच के पानी को गंदा करते हैं। वे कठोर पीयर रिव्यूड रिसर्च और अनसब्सटैंशिएटेड स्पेकुलेशन के बीच एक फॉल्स इक्विवेलेंस बनाते हैं, जिससे जनता के लिए प्लॉजिबल थ्योरीज और प्योर फैंटेसी के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। मुख्य वैज्ञानिक बहस विश्वसनीय, हालांकि डिस्प्यूटेड डेटों जैसे 300 या 900 साल पुरानी पर केंद्रित रहती है, न कि डीप मिथोलॉजिकल टाइम के आंकड़ों पर। अंततः द्वारका's एंड्यूरिंग एनिग्मा व्याख्या के इसी संघर्ष में निहित है। यह हमें इस बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम अतीत की अपनी समझ का निर्माण कैसे करते हैं। क्या प्राचीन ग्रंथों को लिटरल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना जाना चाहिए या सिंबॉलिक एलिगोरीज के रूप में? एक सांस्कृतिक स्मृति को मान्य करने के लिए हाउ मच फिजिकल प्रूफ की आवश्यकता है, जिसने हजारों सालों से एक सभ्यता को बनाए रखा है। द्वारका की कहानी जानने के डिफरेंट वेज, एम्पिरिकल एविडेंस सॉर्ट बाय साइंस बनाम फेथ द्वारा अपनाए गए इंट्यूटिव ट्रूथ के लिए एक युद्ध का मैदान बन गई है। जब तक और अधिक निर्णायक सबूत सामने नहीं आते और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किए जाते, द्वारका एक रहस्य बना रहेगा, एक जलमग्न शहर जो एक साथ एक फिजिकल आर्कियोलॉजिकल साइट और लाखों लोगों के दिलों में एक पावरफुल लिविंग आइडिया के रूप में मौजूद है। आज 2025 के आखिरी दिन तक द्वारका की कहानी इज मोर अलाइव देन एवर बिफोर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा न्यू अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन सहित हालिया पहल ने इस खोज में हैव ब्रीथ्ड न्यू लाइफ इनटू। एडवांस्ड सबमर्सिबल टेक्नोलॉजीज और गहरे मिस्ट्रियों को उजागर करने की एक नई प्रतिबद्धता के साथ हम पोटेंशियल ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के स्टैंड ऑन द वर्ज ऑफ। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा लाया गया ध्यान और समर्पित पुरातात्विक इकाइयों का पुनरुद्धार इस सदियों पुरानी खोज में एक नए अध्याय का सिग्नल्स। समुद्र, जिसने इतने लंबे समय तक द्वारका के मिस्ट्रियों की रक्षा की है, शायद अपनी लेजर को और अधिक प्रकट करने के लिए राजी हो जाए। उन क्वेश्चनों के स्पष्ट उत्तर प्रदान करें जिन्होंने हमें हैव कैप्टिवेटेड अस फॉर जनरेशंस। द्वारका का स्थायी आकर्षण एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इतिहास एक स्टैटिक सेटल्ड नैरेटिव नहीं है जो केवल पत्थर के स्मारकों और डस्टी आर्काइव्स में इज रिटन। यह एक डायनामिक और लिविंग थिंग है, एक कहानी जो टाइड्स के एब एंड फ्लो में, एक एपिक पोएम की छंदों में और एक कलेक्टिव मेमोरी ऑफ अ पीपल में कैन बी फाउंड। द्वारका की खोज हमें सिखाती है कि कुछ सत्य आर नॉट इजीली कैटेगराइज्ड। यह संभव है कि स्क्रिप्चरल द्वारका और आर्कियोलॉजिकल द्वारका एक ही सिक्के के दो पहलू हों। एक परफेक्ट सिटी के स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडियल का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा इसका फिजिकल अर्थली काउंटरपार्ट जो प्रकृति के नियमों और समय के बीतने के इस सब्जेक्ट टू। चाहे खंडहर 500 साल पुराने हो या 900 साल पुराने, उनका अस्तित्व ही एक प्रोफाउंड डिस्कवरी है। वे एक सोफिस्टिकेटेड मैरिटाइम कल्चर की बात करते हैं जिसमें एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स थी जो डीप एंटिक्विटी में इंडियाई तट पर फ्लरिश्ड। वे ह्यूमन इंजीन्यूइटी, ट्रेड और सेटलमेंट की कहानी बताते हैं और प्रकृति की शक्तियों के साथ एक इवेंचुअल ड्रामेटिक एनकाउंटर की। इन आइडेंटिटी ऑफ दीज एंशिएंट पीपल, चाहे वे यादवास ऑफ द महाभारता हों या एनी अदर फॉरगॉटन सिविलाइजेशन, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य का शोध कैन प्रोवाइड। लेकिन उनकी विरासत एच्ड इन द सीबेड ने इमेंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पास्ट कि हमारी हैज ऑलरेडी एनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। अंत में द्वारका का रहस्य एक सिंगल सिंपल ट्रूथ नहीं हो सकता है जिसका रिमेन्स टू बी अनकवर्ड। शायद इसका वास्तविक मूल्य
डिस्कवरी की यात्रा में ही लाइज। जिस तरह से यह हमें सतह के नीचे देखने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और मिथ एंड हिस्ट्री के बीच के इंट्रिकेट डांस की सराहना करने के लिए फोर्सेस अस। द्वारका की कहानी इस तथ्य का एक प्रमाण है कि हमारा अतीत विशाल और मिस्ट्रीमय है, जिसमें पूरे अध्याय आर स्टिल हिडन। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल उस धरती के नीचे नहीं दफन है जिस पर हम चलते हैं, बल्कि समुद्र की गहन, अंधेरी और मिस्ट्रीमय गहराइयों में भी शांत और धैर्यवान होकर पड़ा है, एक बार फिर लहरों के अलग होने का वेटिंग।